Chronicles of the Narnia, Book 1, The Magician's Nephew, Chapter 9, द फाउंडिंग ऑफ नार्निया। तो लास्ट चैप्टर में हमने जाना था कि जेडिस को रिंग्स के बारे में पता चल गया था और कैबी ने उन सबको चुप होने को कहा था क्योंकि उस शेर का गाना बदल गया था। अब वो गाना थोड़ा सॉफ्ट हो गया था और शेर उस पूरे खुले मैदान में इधर उधर घूम के गाना गा रहा था और इस गाने से वहां एक घास की लहर आ गई। सारी जमीन और सारे पहाड़ घास से भर गए और घास के साथ पेड़ भी उग गए। अब जैसे ही डिग्री इस नए उगते हुए पेड़ों को देख रहा था तभी अंकल एंड्रयू उसकी जेब पे झपट्टा मारते हैं पर डिग्री पीछे हो जाता है। अब डिग्री ने रिंग्स तो बचा ली लेकिन अंकल एंड्रयू को वो रिंग्स लेके भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो गलत जेब पे निशाना लगा रहे थे। तभी जेडिस कहती है पीछे हो जा, तू उस लड़के के साथ मुझे यहाँ अकेला छोड़ के जाएगा। तो अंकल एंड्रयू कहते हैं कि हाँ मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। और उसके बाद आधे पन्ने लंबा रैंट करते हैं जेडिस के बारे में कि कैसे उसने एक ज्वेलर को लूटा और कैसे उसकी लंच की फरमाइश पूरी करने के लिए अंकल एंड्रयू को अपनी घड़ी और चैन भी बेचनी पड़ी और कैसे उसने अंकल एंड्रयू को बहुत बुरी तरह ट्रीट किया। और तभी कैबी कहता है अरे चुप हो जाओ और इस पे ध्यान दो, क्योंकि अब वहां उगे पेड़ एकदम बड़े हो चुके थे और ढेर सारे अलग अलग तरह के फूल भी उग चुके थे और स्ट्रॉबेरी भी उस हरी हरी घास के मजे ले रहा था। अब पॉली को ये गाना सुन के बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि वो अब इस गाने को थोड़ा बहुत समझने लगी थी। वो समझ पा रही थी कि कैसे अलग अलग नोट्स से अलग अलग चीजें उग रही हैं। अब एकदम से जेडिस वो आयरन बार लेती है जो उसने लैंप पोस्ट से तोड़ा था और उसे जोर से शेर की तरफ दे मारती है और वो आयरन बार सीधे शेर की आंखों के बीच जाके लगता है और फिर नीचे घास पे गिर जाता है। जैसे ही उस शेर को वो आयरन बार लगता है अंकल एंड्रयू और जेडिस लपक लेते हैं और एक पेड़ के पीछे चले जाते हैं पर डिग्री और पॉली हिल ही नहीं पाते। पर उस शेर को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो उनमें से किसी पर भी ध्यान नहीं देता और पॉली और डिग्री के इतने पास से गुजरता है कि वो लोग उसे छू सकते थे। उसके बाद एंड्रयू फिर से डिग्री को कहता है कि अब वो चुड़ैल यहाँ नहीं है, जल्दी से रिंग पहन लो। तो डिग्री कहता है पीछे हो जाओ। तो एंड्रयू कहता है कि तुम बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मान रहे हो। तो डिग्री कहता है कि उसे देखना है कि यहाँ पर क्या होता है। अब इसके बाद कैबी स्ट्रॉबेरी के पास जाके उसके कान में कुछ खुसर फुसर करते हैं और एंड्रयू जो कि अभी भी यही कह रहा था कि उसे एक बंदूक मिल जाए, डिग्री उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि एक बंदूक उस शेर का कुछ बिगाड़ पाएगी? उस चुड़ैल के फेंके हुए लोहे के लट्ठे से तो कुछ हुआ नहीं उसका। जब डिग्री और एंड्रयू ये बात कर रहे होते हैं तभी पॉली कहती है कि देखो, और ये चीज देख के तो एंड्रयू भी इंटरेस्ट लेने लगता है। वो एक 3 फुट ऊंची लैंप पोस्ट थी जो कि एक पेड़ की तरह उग रही थी और उग के एक लैंप पोस्ट बन गई। इसे देख के एंड्रयू बोला वाह, ये बहुत अच्छा जादू है, इस जगह पे तो लैंप पोस्ट भी जिंदा हो जाती है। और फिर कहता है पता नहीं लैंप पोस्ट कौन से बीज से उगती होगी। और तभी पॉली कहती है कि देखो, ये लैंप पोस्ट उस जगह उगी है जहां पे वो लैंप पोस्ट का क्रॉस बार गिरा था। और ये सुन के एंड्रयू भी बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद अंकल एंड्रयू इस जगह को लेकर ढेर सारे पैसे बनाने की स्कीमें बड़बड़ाने लगते हैं, जैसे वो यहाँ एक हेल्थ रिजॉर्ट खोल सकता है और कुछ भी यहाँ लाके उसको उगा के बहुत बड़ा कर सकता है और उसे बेच के अमीर हो सकता है। और वो ये भी कहता है कि यहाँ आके वो ऑलरेडी जवान फील कर रहा है, जैसे ये जवानी की दुनिया हो, या कह सकते हैं एक लैंड ऑफ यूथ। और तभी डिग्री के दिमाग की बत्ती जलती है और उसे आंटी लेटी की भी बात याद आ जाती है और वो अंकल एंड्रयू से पूछता है कि क्या इस जगह से उसकी माँ ठीक हो सकती है। तो अंकल एंड्रयू कहते हैं ये कोई दवाई खाना थोड़ी है। और ये कहने के बाद अंकल एंड्रयू अपना बड़बड़ाना फिर से शुरू कर देते हैं और डिग्री गुस्से में दूर चला जाता है और एंड्रयू भी उसके पीछे पीछे चलता रहता है क्योंकि वो रिंग से ज्यादा दूर नहीं होना चाहता था। और तभी शेर का गाना बहुत जंगली हो जाता है और उसे सुन के आपको कूदने का और भागने का मन करता है। उस गाने को सुन के मन करता है कि लोगों के पास जाओ, या तो उन्हें गले लगा लो या उन्हें पीट दो। और ये गाना सुन के डिग्री की शक्ल लाल हो गई थी और अंकल एंड्रयू भी इस गाने को सुन के जेडिस के बारे में बड़बड़ाने लगते हैं। पर इस गाने का जो असर इन दोनों पे हुआ वो तो कुछ नहीं था उसके सामने जो कि उस जगह में हो रहा था। इस गाने की वजह से उस जगह की जमीन जैसे उबलने लगी थी। वहां ढेर सारे बुलबुले उठने लगे थे और वो सारे बुलबुले छोटे बड़े बिल बन गए और उन सारे बिलों में से एक एक जानवर निकला। छोटे बिलों में से छोटा जानवर जैसे बीवर, चूहे, गिलहरियां, और बड़े बिलों में से बड़े जानवर जैसे कुत्ते, भालू, चीते, और एक बहुत बड़े छोटे पहाड़ जैसे बिल में से एक पूरा हाथी निकला। और तभी डिग्री देखता है कि उनमें से कोई भी जानवर उस शेर से डर नहीं रहा था और वो शेर हर जानवर के पास जाके एक एक जोड़े की नाक से अपनी नाक छू रहा था। सारे बीवर्स में से 2 बीवर्स, सारे हिरणों में से 2 हिरण, और इसी तरह उसने हर तरह के जानवर में से एक जोड़े की नाक से अपनी नाक छुई। और वो सारे जानवर जिनसे उसने नाक छुई वो अपने झुंड को छोड़ के उस शेर के पीछे चलने लगे और बाकी सारे जानवर जिन्हें शेर ने नहीं छुआ वो इधर उधर चले गए और जिन्हें छुआ उन्होंने एक बड़ा सा घेरा बना लिया और वो सब एकदम चुप हो गए
और इस शेर को देखने लगे। अब इतनी देर बाद जाकर इस जगह में वो पहले जैसी शांति हुई, सिवाय उस बहते हुए पानी के। और तभी डिग्री देखता है कि जो भी छोटे छोटे जानवर थे वो सब थोड़े बड़े हो गए, और जो भी बड़े जानवर थे जैसे कि हाथी वो थोड़े से छोटे हो गए। और तभी उस शेर ने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से कोई आवाज नहीं आई, बस एक गर्म हवा निकली। और तभी उन बच्चों को एक ऐसी आवाज सुनी जो कि उन्होंने आज तक कभी नहीं सुनी थी। और उस आवाज ने कहा, नार्निया नार्निया नार्निया, अवेक, लव, थिंक, स्पीक, बी वॉकिंग ट्रीज, बी टॉकिंग बीस्ट्स, बी डिवाइन वाटर्स। चैप्टर 10 द फर्स्ट जोक एंड अदर मैटर्स। वो आवाज असलन की थी, और तभी जंगल से जंगल के देवता, पानी से पानी के देवता और कई अलग अलग तरह के लोग जैसे बौने, मरमेड्स और कई सारे माइथोलॉजिकल बीइंग्स बाहर आए। और उन सब ने अपनी अलग अलग आवाजों में कहा, असलन की जय, असलन की जय। और तभी एक आवाज ने कहा, पर हमें अभी ज्यादा कुछ नहीं पता। और वो आवाज स्ट्रॉबेरी की थी, जिसे असलन ने बाकी जानवरों के साथ चुन लिया था। और तभी कैबी कहता है कि मुझे तो पता ही था, इस घोड़े में कुछ इंसानों से भी ज्यादा समझदारी है। और तभी असलन अपनी भारी पर शांत आवाज में कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये नार्निया की जमीन दी है, ये पेड़ पौधे दिए हैं, ये तारे, ये सूरज दिए हैं। वो बेजुबान जानवर जो तुम्हारी तरह बोल नहीं सकते वो भी तुम्हारे हैं, और उनका ख्याल तुम्हें ही रखना है। और हाँ, कभी भी उनके जैसे मत जीने लग जाना, वरना तुम भी उनकी तरह बेजुबान हो जाओगे। ये सुन के वो सारे जानवर कहने लगते हैं कि हम उनकी तरह नहीं जिएंगे, नहीं जिएंगे। और सबके ये कहना खत्म होने के बाद एक जैकडो कहता है कि ऐसे बेजुबान जानवर का एक पार्टी में पता नहीं क्या हाल होगा। जैकडो एक कौवे जैसा पंछी होता है। अब जब वो जैकडो ये कहता है तो वो शर्मिंदा होकर अपना मुंह अपने पंखों में छुपा लेता है, पर बाकी सारे जानवर अजीब अजीब आवाजें निकालने लगते हैं। वो सारे जानवर हंस रहे थे अपने अपने अंदाज में। और तभी असलन कहता है, हंसो मेरे साथियों, अब तुम बेजुबान नहीं रहे, अब तुम बोल सकते हो, और चुटकुले और इंसाफ दोनों ही बोलने से आते हैं, तो हंसो। और ये सुन के वो सारे जानवर जोर जोर से हंसने लगते हैं। और ये देख के वो जैकडो उड़ के स्ट्रॉबेरी के सर पे बैठ जाता है और असलन से पूछता है कि क्या उसने नार्निया का पहला जोक मारा है जिसके बारे में सब बात करेंगे। तो असलन कहता है कि नहीं, तुमने पहला जोक नहीं मारा, तुम नार्निया के पहले जोक बने हो। तो इस बात पे सारे जानवर फिर से हंसने लगते हैं और वो जैकडो भी हंसने लगता है। अब इसके बाद असलन कहता है कि नार्निया अब बन चुका है और अब इसकी सुरक्षा करने के लिए मैं एक काउंसिल बनाऊंगा। आओ, इधर आओ। वो बौनों के सरदार को, रिवर गॉड को, एक ओक ट्री को, नीले हाथी को, दोनों रेवंस को और एक नर उल्लू को बुलाता है और कहता है कि उन्हें साथ में बात करनी चाहिए, क्योंकि नार्निया को बने हुए अभी 5 घंटे भी नहीं हुए और एक बुरी शक्ति यहाँ ऑलरेडी आ चुकी है। तभी असलन काउंसिल के साथ ईस्ट की तरफ जाके बात करने लगता है और डिग्री पॉली से कहता है कि मैं जा रहा हूँ असलन से बात करने। तो पॉली कहती है कि क्या हम उससे बात कर सकते हैं? तो डिग्री कहता है कि ये जरूरी है मेरी माँ के लिए। तो कैबी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे भी स्ट्रॉबेरी से कुछ बात करनी है। और वो तीनों उनकी तरफ जाने लगते हैं, पर वो जानवर आपस में बात करने में इतने बिजी होते हैं कि उन तीनों इंसानों को नोटिस ही नहीं करते। और जब वो लोग उनके बिल्कुल सामने जाके खड़े हुए तो वो जानवर चुप हो गए और उन्हें घूरने लगे। तभी नर बीवर कहता है कि तुम लोग क्या हो? तो एक खरगोश कहता है कि ये लोग पक्का बड़े से लेटस हैं। तभी पॉली कहती है कि नहीं, हम लेटस नहीं हैं और खाने में तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और तभी एक छछुंदर जैसा जानवर कहता है, तुमने कभी बोलता हुआ लेटस देखा है? और तभी जैकडो कहता है कि कहीं ये नार्निया के दूसरे जोक तो नहीं। तभी वहां मुंह धो रहा एक तेंदुआ कहता है कि अगर ये जोक हैं तो मुझे तो ये कहीं से भी फनी नहीं लग रहे। उसी समय कैबी स्ट्रॉबेरी से बात करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि तुम्हें मैं याद हूं ना? तो तभी बाकी जानवर जो स्ट्रॉबेरी से बात कर रहे थे कहते हैं, ये क्या चीज है जो बोल रही है? तो स्ट्रॉबेरी कहता है, पता नहीं। तो स्ट्रॉबेरी कहता है कि उसे पता नहीं, मुझे कुछ याद तो आ रहा है जैसे मैं किसी और जगह रहता था, पर मुझे कुछ भी ढंग से याद नहीं और वो सब एक सपने जैसा था। पर जब असलन ने कुछ मिनटों पहले हम सबको जगाया तब से मुझे कुछ याद सा नहीं आ रहा। और ये सब सुन के कैबी कहता है कि क्या मैं तुम्हें याद नहीं? मैंने जिसने तुम्हारा हमेशा ख्याल रखा, जिसने तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने दिया। तभी स्ट्रॉबेरी कहता है कि हाँ, कुछ याद सा तो आ रहा है मुझे। तुम मुझे एक काली सी चीज से बांध के रखते थे और मुझे पीटते रहते थे, चाहे मैं कितना ही तेज भागता तुम पीटना बंद ना करते। तो इस बात पे कैबी कहता है कि हाँ, वो तो हमें रोजी रोटी कमानी पड़ती थी इसीलिए। फिर स्ट्रॉबेरी कहता है कि वो एक बुरी दुनिया थी, वहां ना कोई घास थी, बस हर जगह पत्थर थे। तभी डिग्री कहता है कि उसे असलन से अभी बात करनी है। तो कैबी स्ट्रॉबेरी से कहता है कि क्या तुम डिग्री को अपनी सवारी करा के असलन के पास ले जाओगे? तो स्ट्रॉबेरी कहता है कि मुझे याद है, सवारी मतलब मेरी कमर पे बैठना।
मुझे याद है बहुत समय पहले कुछ लोग थे जो मेरी सवारी किया करते थे और मुझे एक सफेद चीज देते थे जो कि घास से भी ज्यादा मीठी होती थी। तो कैबी कहता है कि हाँ, वो चीनी होगी। तभी स्ट्रॉबेरी कहता है ठीक है, आ जाओ बैठो। और डिग्री को बैठा के वो पूछता है कि क्या तुम्हारे पास वो सफेद चीज है? तो डिग्री कहता है नहीं। तो स्ट्रॉबेरी कहता है ठीक है, और वो उन्हें असलन के पास ले जाता है। अब कुछ बचे हुए जानवरों का ध्यान अंकल एंड्रयू पे जाता है और वो सब उनके पास जाते हैं ये देखने की वो क्या चीज है। अब वो सारे जानवर जब अंकल एंड्रयू की तरफ जाते हैं तो अंकल एंड्रयू अपनी जान बचा के भागने लगते हैं, क्योंकि जब वो नार्निया में आए थे तो उन्होंने असलन को गाते हुए देखा, पर वो तब से अपने कानों पर विश्वास नहीं कर रहे थे और अपने आप को बार बार यही कह रहे थे कि वो शेर बस दहाड़ रहा है, शेर गाते थोड़ी हैं। और इसी वजह से उन्हें गाना सुनाई देना बंद हो गया और जब फाइनली असलन ने कुछ बोला तो उन्हें सिर्फ शेर की गुर्राहट सुनाई दी। और जब वो सारे जानवर बोले तो उन्हें सिर्फ भौंकना, गुर्राना, मिमियाना ही सुनाई दे रहा था। और जब वो हंस रहे थे तो उसका अंदाजा आप खुद ही लगा लो। और जब वो सारे जानवर उनकी तरफ आए तो उन्हें खून के प्यासे, खूंखार और खतरनाक जंगली जानवर दिखे और इसीलिए वो भाग गए। और जानवर भी उनके पीछे भागने लगे और कुछ तो उनसे आगे भी निकल गए और उनके सामने एक घेरा बना लिया। अब वो जानवर तो हाँफ रहे थे, पर अंकल एंड्रयू को खुले मुंह वाले खूंखार जानवर दिख रहे थे जो उन्हें अपनी दावत समझ रहे हों। और तभी एक बुलडॉग ने कहा, तो सर आप क्या हैं, कोई सब्जी, फल या पत्थर? अब उसने तो यही कहा, पर अंकल एंड्रयू को तो सिर्फ भौंकना ही सुनाई दे रहा था। तो बस इन 2 चैप्टर्स की कहानी यहीं पर खत्म। बाकी चैप्टर्स आपको मिलेंगे अगले हफ्ते। चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12 की वीडियो आपको कंबाइंड वीडियो मिलेगी अगले हफ्ते। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर नार्निया की वीडियोस सच में देखना चाहते हो इस चैनल पे तो थोड़ा सा मजा दिलाओ यार मुझे नार्निया की वीडियोस बनाने में। थोड़े लाइक वाइक, थोड़े कॉमेंट्स, थोड़ा सा शेयर्स, थोड़े सब्सक्राइबर वगैरह बढ़वाओ यार। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करो। अगर नार्निया की और वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट करो, कमेंट सेक्शन भर दो। कमेंट्स के पैसे नहीं लगते, 5 मिनट लगेंगे, 10-12 कमेंट कर डालो ताकि एल्गोरिथम को पता चले कि भाई वीडियो बढ़िया बनी है और वो और लोगों को इस वीडियो को जो है रेकमेंड करे। मुझे भी थोड़ा सा मजा आया वीडियो बनाने में, तुम्हें भी मजा आया वीडियो देखने में। तो अगर आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं और नार्निया वीडियोस तो ये काम करवाओ यार। और अगर आपको इस ब्यूटीफुल किताब को पढ़ना है तो आप इस किताब को खरीद सकते हैं Amazon से, और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे लिंक से इस किताब को खरीदेंगे तो मुझे बड़ी हेल्प होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।